नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शराबबंदी को लेकर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। पटना में पर्यटन मंत्री ने कहा कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए शराबबंदी के मामले में कुछ रियायतें देने को लेकर चर्चा की जा रही है। तो गुजरात के तर्ज पर यह रियायत जो है वो आने वाले वक्त में संभव है कि उद्योगपतियों को मिल जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोग भी अपनी ओर से कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर और कैबिनेट की सहमति के बाद ही इस पर कुछ भी हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की बातें आती हैं। सरकार भी लोग नहीं मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग भी अपने तरफ से इस पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या कैबिनेट का जो सहमति होगा उसी के बाद कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण ही यहाँ पे काम न हो, ऐसा भी नहीं है। शराबबंदी आपको गुजरात में नहीं था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री के बातों को हमारे कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही कोई बात होता है, उसके लिए मैं दिक्कत नहीं, इस बात को बताने के लिए दिक्कत नहीं है। राजू सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई गुजरात की तर्ज पर रियायत देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि वो क्या फैसला करते हैं, वो इस पर अपनी क्या राय देते हैं। लेकिन उद्योगपतियों को लुभाने के लिए ये रियायत दी जानी चाहिए, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय जरूर रही। हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, जरा ये बताइए कि ये रियायत किस तरीके की, किस स्तर पर और कितनी हो सकती है, जिसकी बात पर्यटन मंत्री कर रहे हैं। देखिए, अब पर्यटन मंत्री किस लेवल पे और किस हद तक रियायत देने की बात कह रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन दरअसल पटना में एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दौरान वो मीडिया से रूबरू हुए और जब उनसे यह सवाल किया गया तब उन्होंने अपनी राय जो है वो जाहिर की। उन्होंने कहा कि गुजरात की तर्ज पर जो इंडस्ट्रिस्ट हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनको कुछ रियायत देने पर बातचीत चल रही है, मेरा भी विचार है। हालांकि उन्होंने लगे हाथ ये भी बता दिया कि इस मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को लेना है या फिर कैबिनेट की सहमति के बाद ही ऐसा कुछ संभव होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की, अपनी राय जाहिर की है, तो कहीं ना कहीं बात चल रही है उसका उन्होंने हवाला दिया है। तो एक मंत्री का इस तरह का बयान वाकई में एक बड़ा बयान है उस बिहार के लिए जहां शराबबंदी कानून लागू है और लगातार सरकार अपनी प्रतिबद्धता जो है वो दोहराती रही है कि हर हाल में शराबबंदी कानून लागू होगा और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ठीक संजय, लेकिन चूंकि गुजरात में भी पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन वहां पर रियायतें उस शर्त पर दी गई हैं जिसमें अगर दूसरे किसी स्टेट से कोई बिजनेसमैन पहुंचता है, बाहर से कोई विदेशी पहुंचते हैं, तो वैसी परिस्थितियों में उन्हें उनके आधार कार्ड पर, उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर वो छूट दी जाती है। तो संभवतः क्या इसी की वो चर्चा कर रहे थे। मैं आपसे इस पर जानकारी लूंगी। फिलहाल अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक, बहुत स्वागत आपका। पर्यटन मंत्री के बयान को संभवतः आपने सुना होगा। हाँ, जानकारी मिली है। अभी मैं एक कार्यक्रम में था, वहां जानकारी मिली कि इस तरह का बयान सामने आया है। अभिषेक, क्या आप बता पाएंगे कि किस तरह की रियायत की चर्चा इसमें की जा रही है या क्या इसकी गुंजाइश दिखती है इसमें? सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी एक अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है और इसके कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, सामाजिक रूप से भी मिले हैं। और जहां तक पर्यटकों की बात है, डाटा उठाकर देख लें, बिहार में जब से शराबबंदी है जितने पर्यटक स्थल विकसित हुए हैं, पर्यटकों की संख्या में इजाफा ही हुआ है। होता है, हम तो हमेशा समीक्षा की बात करते हैं, लेकिन समीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि इसको समाप्त कर दिया जाए। कुछ शराब प्रेमी लोग हैं जो उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, उसकी बात पर गौर नहीं करना है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की शराबबंदी की तारीफ की है। जब एक बार प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, उसके बाद इस चर्चा का कोई खासा औचित्य नहीं बनता है। अभिषेक, लेकिन चूंकि ये तो पर्यटन मंत्री ही कह रहे हैं ना, ये तो कोई विपक्ष नहीं कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा है, तो उन्हें क्या ऐसा लग रहा है कि भाई पर्यटन मंत्री भाजपा के अंदर बड़े हैं या प्रधानमंत्री जी के बयान को हम ज्यादा तवज्जो दें?
ठीक, अभिषेक मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या सचमुच इस शराबबंदी की वजह से जो पर्यटक आते हैं या जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं अगर ये छूट रियायत बाहरी लोगों को दी जाएगी तो उससे कुछ राजस्व का फायदा हो जाएगा इस दृष्टिकोण से? राजस्व के, सुन लीजिए मैडम, अगर राजस्व के फायदे के विषय में सोचते नीतीश कुमार जी तब ये फैसला करते ही नहीं। ये फैसला राजस्व के फायदे और नुकसान को देखकर नहीं, बल्कि सामाजिक जो प्रभाव पड़ते हैं उसके फायदे और नुकसान को देखते हुए लिया गया है। आपने देखा कि किस तरह का माहौल है। और दूसरी बात, जिस आंशिक की बात कोई भी व्यक्ति करते हैं, सुझाव देते हैं, यहाँ हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं। आपको भी ध्यान में होगा कि जब पहली बार शराबबंदी बिहार में लागू हुई थी और उसमें कुछ रियायतें और छूट थी, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। हमारे विपक्ष के जो साथी थे उस वक्त लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई इससे क्या फायदा होगा, तब तो आंशिक रूप से आप करेंगे तो पूर्णतः लोग इसका फायदा उठाएंगे ही। फिर पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया। तो मसला ये होता है कि सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए किसी फैसले पर, और एक बार स्टैंड ले लिया गया तो मजबूती से उसको लागू करवाना ही सरकार का लक्ष्य होता है। इसकी गुंजाइश है ही नहीं जिस पर वो ये कह रहे हैं पर्यटन मंत्री कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अगर कुछ हो पाया तो जरूर कोशिश होगी। बात करने के लिए स्वतंत्र है कोई भी। हमने कहा ना कि बिहार में कुछ शराब प्रेमी लोग भी हैं जो कि शराबबंदी खिलाफी कहते हैं और कहते हैं कि इसको समाप्त कर दीजिए, तो उससे क्या मतलब? बिल्कुल, अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। अब मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं आरजेडी से। बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका। मृत्युंजय जी, चूंकि पर्यटन मंत्री का बयान आपने भी सुना होगा, पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि भाई बहुत नुकसान पर्यटन के दृष्टिकोण से, अगर टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो उनको शराबबंदी में थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। आपका इस पर कॉल क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, बिहार सरकार में माननीय मंत्री जी का ये बयान ये बता रहा है कि शराबबंदी कानून लागू तो है लेकिन ये सरकार सफल बनाने में नाकाम साबित हो रही है। जितने लोग शराबबंदी कानून में जेल में है ये फंसे हैं, वो सारे कौन हैं? गरीब तबके के हैं, पिछड़े समाज से हैं, महादलित समाज से हैं। और शराबबंदी कानून तो जब हम लोग शासन में आरजेडी थी, श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, उसी समय लागू हुई थी। ये सरकार तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खोल रही थी। जब से 2005 से एनडीए की सरकार आई बिहार में, तेजस्वी जी ने नारा दिया कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, और ये शराबबंदी का कानून का सब लोगों ने समर्थन किया, शपथ लिया है सब लोगों ने। बिल्कुल, आपने भी किया था। आप लोगों ने भी किया था। वही तो हमने, सब लोगों के मतलब क्या हुआ? हमने ये कहा कि हमने नहीं किया था। लेकिन पर्यटन मंत्री ये नहीं कह रहे मृत्युंजय जी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, शराबबंदी को हटा देना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें वैसे इन्वेस्टर्स को थोड़ी रियायत देनी चाहिए। देखिए, इसी से स्पष्ट पता चल रहा है कि सरकार में ये कानून पूरी तरह से विफल साबित हो रहा। हम क्या कह रहे हैं, सरकार की विफलता है? नहीं, ये तो दूसरा पहलू हो गया मृत्युंजय जी। ये तो आप इस एंगल से इसे देख रहे हैं। मृत्युंजय जी भी हमारे साथ, आप भी अपने पहलू से बताइए। नहीं मृत्युंजय जी, मेरा ये कहना है कि क्या आपको भी लगता है कि पर्यटकों को लुभाने के लिए शराबबंदी की रियायत की जरूरत है? हम क्या कह रहे हैं, सरकार ने जब शराब नीति लागू की, शराबबंदी कानून, तो सारे पहलुओं पर विचार किया होगा, सारे पहलुओं पर सोचा होगा। बीजेपी ने भी समर्थन किया था। बिल्कुल, इसीलिए मृत्युंजय जी, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या ये बयान जो है पर्यटन मंत्री का, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि भाई फेल हो गई है इसीलिए तो ये ऐसा बयान दे रहे हैं? फेल पास होने से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमने पहले भी डाटा के माध्यम से उसको स्पष्ट किया है कि पूरे देश के जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं, वहां भी लोग गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं। इसी कानून को लागू कर देने का मतलब ये नहीं होता है कि अपराध समाप्त हो जाएगा। मसला ये है कि सरकार का इकबाल कितना बुलंद है। तो अब राजद के लोग तो अलग पॉलिटिकल एंगल सेट करेंगे ही। उनका बस चले तो आज घोषणा कर देंगे हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब फिर से शुरू कर देंगे। प्रशांत किशोर जी तो कहते नजर आते ही हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं। हमारे गठबंधन का, हमारे नेता का जो माइंडसेट है, जो फैसला है, वो जनता के सामने है। इससे इतर कोई बात होती है उसका कोई मतलब नहीं है।
मतलब पर्यटन मंत्री जिस गुंजाइश की भी बात कर रहे हैं उसमें कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं दूर दूर तक। आप पर्यटन मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, वो अलग मसला है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही शराबबंदी की तारीफ कर दी है, बिहार की सरकार ने इसका फैसला कर लिया है, वही शराबबंदी बिहार में लागू रहेगी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, चूंकि आपने भी सुना अभिषेक जी को कि भाई ये तो मसला ही नहीं है, फेल और पास वाला तो मसला नहीं है। मसला तो ये है कि जहाँ पे शराबबंदी नहीं है वहां पर भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं, केसेस सामने आते हैं। फेल पास का कोई मसला ही नहीं है, काहे नहीं है। तो सरकार कोई कानून बना रही है, उसमें लोगों की जाने जा रही है, जहरीली शराब मिल रहा है, शराब माफियाओं को सरकार का संरक्षण है और वो मसला नहीं है। ये कौन सा जवाब हुआ सरकार का? सरकार पूरी तरह से फेल है। ये बीजेपी के बात को बता रहे हैं, सरकार में रख करके पुल खोल रहे हैं सरकार का। वो कह रहे हैं कि जब 100 रुपया का शराब 1000 रुपया में मिल रहा है, बंदी के नाम पर लूट मची हुई है हर जगह, तो ये माननीय मंत्री जी को समझा, जो सहयोगी जिनके दम पर सरकार में है। तो मृत्युंजय जी, क्या शराबबंदी को हटा देना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि हट जाना चाहिए? ये हमने तो ये कहा ही नहीं, आप हमरा अपनी बात को मेरे मुंह में। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये पास नहीं है, अगर ये सफल नहीं हो रहा है, तो आप क्या स्टैंड रखते हैं कि क्या इसे हटा देना चाहिए? सरकार का जो इकबाल होता है वो कानून का राज स्थापित करता है। कोई कानून बनता है, उसका पालन होता है। अभी देखिए पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर क्या कल घटना घटी, बक्सर में क्या हुआ, यहाँ तो गोली की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार करा रहा है। ये शराबबंदी कानून क्या ये सफल बना पाएंगे? जब सरकार नकारा खटारा निकम्मी हो गई है तो ये सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। अब नई सरकार आएगी, घटनाओं को शराबबंदी से सिर्फ कैसे जोड़ा जा सकता है मृत्युंजय जी? बताइए भला, कानून का पालन करना किसी भी चीज का सरकार का काम है क्या? क्या नहीं है? तो आपको लग रहा है कि सरकार इसमें फेल नजर आती है आपको? पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ना अपराध पर लगाम लग रहा है, ना शराब माफिया, बालू माफिया, हर जगह तो आप देख ही रहे क्या हो रहा है। अभिषेक है सब तो आपके न्यूज चैनल पर चल ही रहा है, सारी खबरों को दिखाया अभिषेक, सरकार मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ शराबबंदी पे क्यों, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजों में फेल है, क्योंकि घटनाओं पर कहीं कोई लगाम नहीं है, कहीं अपराधियों पर नकेल नहीं है। अब मृत्युंजय जी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार को वो 5 स्टार रेटिंग देंगे, तारीफ करेंगे सरकार की? अरे उनका काम है कि सरकार कोई काम करे उसके खिलाफ बोलना है, सरकार को दूसरी नजर से देखना है। और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रवचन देते हैं, बहुत अस्वाभाविक लगता है, आश्चर्यजनक लगता है। और जिस पार्टी की टीआरपी रही है अपराधियों भ्रष्टाचारियों को पोषित करना, जिस बिहार को इन लोगों ने इतना उनकी छवि को धूमिल किया है, तब जब ये इस तरह के बयान देते हैं तो बहुत हास्यास्पद भी लगता है। बिहार को जंगल राज की उपाधि दिला दी, बिहार की छवि खराब कर दी, बिहार के लोगों का पलायन करा दिया, बिहार के लोगों से अपॉर्चुनिटीज छीन ली, और तब कहते हैं कि भाई सरकार जो है वो अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। ये अपराध कहीं भी होते हैं, सरकार की मंशा पर इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित बिल्कुल, होती और है। ये देखना होगा अभिषेक, ये भी देखना होगा, क्योंकि आपने भी कहा कि भाई अगर पर्यटन मंत्री ने कुछ कहा है और कहने की आजादी है, सभी को इस बात की आजादी है कि अपनी बात को वो रख सकते हैं, तो पर्यटन मंत्री जब अपनी इस बात को लेकर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के पास, तो मुख्यमंत्री इस पर क्या कहते हैं और क्या पर्यटन मंत्री एक बार फिर से मीडिया के सामने होंगे और उनका बयान सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी और मृत्युंजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि पर्यटन मंत्री का जो बयान आया, संभवतः वो बयान आपके भी संज्ञान में होगा, आपने भी उसे सुना होगा। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई पर्यटकों के दृष्टिकोण से, इन्वेस्टर्स के दृष्टिकोण से, उद्योगपतियों के लिहाज से शराबबंदी में उस स्तर की रियायत दी जा सकती है, मैं उसकी कोशिश करूंगा जैसे गुजरात में है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीति तो बनाना, निर्णय लेना ये सरकार का पार्ट है, या कैबिनेट डिसीजन लेती है। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने एक बार निर्णय लिया कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर शराबबंदी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे,
लेकिन हाँ, समय समय पर ये मांग उठते रही है कि बिहार में अगर इन्वेस्टर मीट नहीं हो पाता है या जो पर्यटक हैं वो इसलिए नहीं रुक पाते हैं कि क्योंकि उन लोगों को जो एक ये है उसके तहत वो शराब उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ठीक बात है कि गुजरात के तरह अगर यहाँ भी परमिट सिस्टम में शराब उपलब्ध कराया जाए तो पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है, इन्वेस्टर मीट हो सकता है और उद्योगों को भी गति देने में इसकी ताकत हो सकती है। संजय जी, गुंजाइश दिखती है क्या? गुंजाइश दिखती है क्या? बहुत तरह का शराबबंदी में जो शुरू में जिस तरह से 16 में शराबबंदी हुई थी और उसके बाद 25 तक देखेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन आए। एक ये भी स्थिति तो थी कि कभी किसी के घर में अगर शराब की बोतल पकड़ी जाएगी तो वो परिवार ही पूरा जेल में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजों में लचीलापन आया, बहुत चीजों को परिवर्तन किया गया, रिलैक्स किया गया। पहली बार कोई पकड़े जाएंगे तो इतना फाइन दे करके उनको छोड़ दिया जाएगा, वार्निंग दे करके छोड़ दी जाएगी। तो अगर नीतिगत निर्णय के आधार पर कुछ इस तरह की बात होती है कि परमिट सिस्टम पर हम गुजरात की तरह ही अलाउ करेंगे इन्वेस्टर के लिए या टूरिस्ट के लिए, राजनीति में निर्णय लेने का अधिकार तो सरकार को है। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी लागू हुई, फिर शराबबंदी खत्म हुई, फिर शराबबंदी लागू हुई, तो निर्णय तो सरकार को लेना है। वो निर्णय भी सरकार का था जो जिन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम 5,000 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान सह लेंगे, लेकिन हम शराब की शुरुआत बिहार में बिल्कुल। और संभवतः शायद पर्यटन मंत्री भी संजय जी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गुजरात में चूंकि हेल्थ के ग्राउंड पर परमिशन है, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें परमिट देने की गुंजाइश है और जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें पीने की रियायत जो है वो दी गई है, क्योंकि वो उस माहौल, उस कल्चर के तहत एक तरीके से उस जीवन शैली को अपना आधार बना चुके होते हैं। तो वहाँ एकाएक उस पर विराम लगाना जो है सेहत के लिहाज से नुकसानदेह है। तो वहाँ उस ग्राउंड पर उन्हें रियायत दी गई है और ये रियायत क्या बिहार में मिल सकती है, ये सवाल इस वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। बक्सर के अहियापुर गांव में कल हुई गोलीबारी के कांड का दूसरा वीडियो जो है वो सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कल अहियापुर गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि इस मामले में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त निजी अस्पताल में जारी है। इस पूरे मामले में 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और सभी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और घटना के बाद से ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बक्सर गोलीकांड को लेकर एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। विपक्ष इसे लेकर अब सरकार को घेरने में लग गया है, लेकिन इसी बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप आरजेडी के ऊपर लगाया और कहा कि भाई गोलीकांड आरजेडी के द्वारा प्रायोजित है। नीरज कुमार ने एक तस्वीर को साझा किया और तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मुख्य आरोपी की तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव और सांसद सुधाकर सिंह के साथ आप देख पाएंगे। इसका जवाब उन्होंने तेजस्वी यादव से ही मांगा। बक्सर में सरेआम गोली चलती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है और नीतीश सरकार पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, बक्सर में जो कुछ हुआ क्या कहेंगे? विपक्ष प्रायोजित यह हिंसा है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। बुलेटिन जारी करिए। तेजस्वी यादव जी, इसके लिए कौन सा स्क्रिप्ट पढ़िएगा? बक्सर के राजपुर में जो हुई घटना है उस पर बकार निकलेगा कि नहीं? आपका मौन व्रत धारण किए हुए हैं। जब रीतलाल यादव की गिरफ्तारी हुई तो आपको विपक्ष के नेता पर साजिश लग रहा था। अब ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? मैं बता रहा हूं, इनके दुलरुआ अपराधी हैं। संतोष यादव ने तिवारी सिंह यादव, एक गरीब परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से सुबह 5:15 में हत्या कर दी। तो इस पर मौन व्रत क्यों है? इस पर बोल नहीं रहे कल से। तो ये आप जो आरोप लगा रहे हैं कैसे आरजेडी पर कैसे? ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य है माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ, सुधाकर सिंह के साथ चुनाव में
सक्रिय भूमिका निभा रहे थे लोकसभा चुनाव में, और हर आपराधिक घटना पर आप बोलते हैं, और कल से इस आपराधिक घटना पर आप चुप्पी तेजस्वी यादव आपकी, आखिर कारण क्या है? कौन बचा लेगा? बचाने वाला बोले कानून के जबड़े में इसको कैद करेंगे, और न दुलरुआ बचेगा न दरिंदा बचेगा। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फायरिंग के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए और सभी पर लापरवाही का आरोप लगा है। एक दारोगा और 2 एएसआई, 3 पुलिसकर्मी इस दायरे में आए हैं जिनके ऊपर ये गाज गिरी है। हड़ताली मोड़ के पास फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। एसके पुरी थाना क्षेत्र में ये फायरिंग होती है। एसएसपी ने पहले ही एक्शन के संकेत जो है वो दे दिए थे और अब ये एक्शन शुरू हो चुका है। 3 अन्य पुलिसकर्मी पर भी गाज गिरी है। और कैसे देखिए, हड़ताली मोड़ पर इस घटना के बाद इस वक्त पुलिस जो है लापरवाह पुलिसकर्मियों के ऊपर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तो ये वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी है। इस घटना के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर दिन के उजाले में, दिन दहाड़े, आखिर ये कौन लोग हैं जिन्हें कानून का डर नहीं लगता और घटनाओं को सरेआम हथियारों के साथ अंजाम दिया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।